हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में कंपनी शासन की स्थापना। तो ये जो बुक है वो सुगम इतिहास है, यानी कि भारतीय भवन बुक का है जो क्लास 8 के हिस्ट्री का है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अति लघुतरीय के जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं, यानी भारत में कंपनी शासन की स्थापना में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस चैप्टर में 1 से लेकर के 33 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस का आंसर मिल पाएगा और आपको समझ में भी आ पाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से रिलेटेड जितने भी सोशल साइंस और हिंदी वगैरह के जो भी हैं, उन सभी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कहा है कि भारत में कौन कौन से यूरोपीय देश व्यापार के लिए आए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सबसे पहले भारत में जो एंट्री मारा था वो आपका मारा था पुर्तगाली, ठीक है। फिर उसके बाद आया डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड। इंग्लैंड कहने का मतलब क्या होगा? इंग्लैंड कहने का मतलब जो अंग्रेज थे ना वो आए थे, यानी यहाँ पे ब्रिटिश भी कहा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना। अब आगे आने वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि यूरोपीय बाजार में किन भारतीय वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि यूरोपीय बाजार में भारतीय सूती, जो सूती कपड़ा होते हैं उसका, रेशमी कपड़ा होता है वो, नील, सोरा तथा गरम मसालों की मांग अत्यधिक थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि फैक्ट्री क्या थी, यानी जो फैक्ट्री अंग्रेज बनाया करते थे वो फैक्ट्री क्या होती थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो फैक्ट्री वो होती थी जिसमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था, उनके लिए गोदाम की अब जो व्यवस्था की गई थी उन्हीं को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ। तो कर्नाटक युद्ध होने का मेन रीजन था व्यापार, और उस व्यापार के साथ साथ जो राजनीतिक शक्ति था उसको विस्तृत करना, उसको बढ़ाना। और ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो दो बड़े समूहों में हुआ था। एक था आपका फ्रेंच और दूसरा आपका जो था वो था अंग्रेज, यानी ऐसे कह सकते हैं फ्रांस और ब्रिटिश के बीच हुआ था, या फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, या कह सकते हैं ब्रिटिश के बीच हुआ था। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है कि बंगाल पर कंपनी क्यों अधिकार करना चाहती थी। तो इसका मुख्य रीजन ये था कि कंपनी जो बंगाल से जो भी माल खरीदे उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े, इसलिए बंगाल पर कंपनी अधिकार जमाना चाहती थी। और साथ ही ये बता दें कि जो बंगाल था वो पूरे भारत का अकेला हिस्सा बंगाल था, ठीक है। और बंगाल पर वो आधिपत्य जमाने के कारण वो क्या कर रही थी कि यहाँ पे जो भी वस्तु को वो खरीदे, और यहाँ पे कृषि भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, यहाँ पे मतलब सारे चीज उपलब्ध थे। इन्हीं के कारण से जो कंपनी था वो बंगाल पर नियंत्रण करना चाहती थी या उस पर अधिकार करना चाहती थी। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहता है कि 1698 में कंपनी को बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र मिले थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर। ये 3 क्षेत्र कंपनी को मिला था 1698 में। थोड़ा सा और इसके बारे में आपको हम अगर बताना चाहें तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 1698 में मिला था कंपनी को बंगाल से, इसको देने वाला कौन था। अगर ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, इसको देने वाला कौन था। तो उस समय के जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, वो इन्होंने दिया था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है दस्तक क्या थी। दस्तक के बारे में आपसे पूछा है।
तो दस्तक क्या था? तो दस्तक एक प्रकार का आज्ञा पत्र था। आज्ञा पत्र कहने का मतलब इससे घोषणा किया जाता था या आज्ञा दिया जाता था कि आप अपने इस क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो बंगाल से रिलेटेड हो या कहीं कोई भी क्षेत्र हो। इसका मतलब होता था, आज्ञा पत्र का मतलब कि उससे आप व्यापार कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से आजादी है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है कि औरंगजेब ने शाही फरमान कंपनी से वापस क्यों ले लिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी औरंगजेब द्वारा जो प्राप्त शाही फरमान था उसका वो दुरुपयोग कर रहा था। वे इस फरमान का प्रयोग अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे, जिससे बंगाल से टैक्स आना क्या हो गया था? कम हो गया था, कर आना कम हो गया था। इन वजह से जो औरंगजेब था वो शाही फरमान को कंपनी से पुनः वापस ले लेता है। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए कहता है यहाँ पे पलासी युद्ध के पूर्व बंगाल के नवाबों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे पलासी युद्ध के पूर्व दो ही थे, जिनमें एक का नाम था मुर्शिद कुली खां और सेकंड था अलीवर्दी खां। एक और का नाम आता है, आप लोगों को बता दें, सिराजुद्दौला का। ठीक है, तो ये जो सिराजुद्दौला था ये पलासी के युद्ध में शामिल हुआ था। तो आपको पलासी के युद्ध के पूर्व की बात कहा है तो ये पूर्व हो गए, और पलासी के युद्ध में शामिल होने वाला जो सम्राट था या जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो आप तीनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले कहा है पूर्व कहा है, तो पूर्व में आप दो ही लिखेंगे, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है कि सिराजुद्दौला के शत्रु कौन थे? सिराजुद्दौला के शत्रु मुख्य रूप से तो अंग्रेज थे, लेकिन उनके ही दरबार में रहने वाले कुछ सदस्य थे, जिनमें एक का नाम आप जान चुके होंगे, जो इनका सेनापति था मीर जाफर, और उसके बाद और भी लोग थे जिनमें राय दुर्लभ थे, जगत सेठ थे, अमीचंद थे। तो ये सभी इनके दरबार के ही लोग थे जो इनका शत्रु थे या जो इनका मतलब कह सकते दुश्मन थे। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना नियंत्रण 1756 में क्यों स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा कि जो कंपनी था उसका नियंत्रण ज्यादा मतलब बढ़ रहा था, या कह सकते हैं कि उस पर से नियंत्रण शासकों का हट रहा था, नवाबों का हट रहा था, और कंपनी अपने मनमानी तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा था। तो कंपनी के बढ़ते मनमानी को रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना नियंत्रण 1756 में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहता है कि क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के पूर्व किन भारतीयों को अपनी तरफ मिलाया था? तो आपको बता दें प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच। तो सिराजुद्दौला के जो लोग थे जिनमें उसका सेनापति था सेनापति मीर जाफर था, राय दुर्लभ था, जगत सेठ नाम के एक बैंकर था और अमीचंद था। तो इन सभी को, ठीक है, इन सभी को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने ओर मिला लिया था प्लासी के युद्ध के पूर्व, ताकि युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाए। और ऐसा ही हुआ था, सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहता है मीर जाफर ने नवाब बनने पर कंपनी को क्या देने का वादा किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि उसने कई रियासत देने का वादा किया था, और साथ में जो भी इस युद्ध में या मीर जाफर के नवाब बनने में जो भी खर्चा हुआ था उसका हर्जाना उसे देना था कंपनी को। ठीक है, और ऐसा मीर जाफर ने किया भी था। वो मीर जाफर ने क्या किया था, 24 परगना की जो जमींदारी थी उसे वो अंग्रेजों को दिया था। ठीक है, और उसके बाद वो 20 लाख रुपया भी उसे दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहता है सिराजुद्दौला युद्ध में क्यों हार गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सिराजुद्दौला मीर जाफर की सहायता न मिलने के कारण हार गया था। और आप सभी को पता होगा कि सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी वो हार गया। इसके पीछे का रीजन था उसका सेनापति का अंग्रेज की तरफ जा मिलना और इसको सहायता न मिलना। ठीक है, इसी वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था, यानी प्लासी के युद्ध में वो हार गया था।
अगला क्वेश्चन आता है कि प्लासी युद्ध जीतने पर अंग्रेजों को क्या मिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि अंग्रेजों को व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुआ तथा साम्राज्यवाद का विकास हुआ। और साथ में और भी अगर आप जानना चाहें तो इसमें उसे 24 परगना, ध्यान रखेंगे, 24 परगना की जमींदारी मिली और उसके साथ साथ उससे मुक्त रूप से व्यापार करने का अधिकार भी दिया गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं, अगर आप इतना ना लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 24 परगना का क्या मिला, जमींदारी मिला, ठीक है, जमींदारी मिला और साथ में उसे मुक्त रूप से व्यापार करने की आजादी मिल गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मीर जाफर ने डचों से समझौता क्यों किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि कंपनी के बढ़ते नियंत्रण तथा वर्धमान और नादिया प्रांतों की मांग के कारण मीर जाफर ने डचों से समझौता किया। यानी मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया गया था, लेकिन कंपनी का ये कठपुतली बन गया था। कंपनी मीर जाफर पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण कसने लगा, उससे वो वर्धमान और नादिया का प्रांत था वो उससे मांगने लगा और इन सबों के कारण जो मीर जाफर था वो डचों से समझौता किया, क्योंकि मीर जाफर इन चीज़ों को देना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है और ये आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहता है कि बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो आप सभी को बता दें, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 3 भारतीय शक्तियों के मध्य हुआ था और एक था कंपनी, यानी 3 भारतीय शक्ति एक तरफ और कंपनी एक तरफ। फिर भी यहाँ पे बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत हो जाती है और जो तीनों भारतीय शासक थे या शक्ति था वो तीनों की मृत्यु हो जाती है, या उनकी मृत्यु नहीं कर सकते, उनकी हार हो जाती है। ठीक है, जिनमें अगर तीनों शक्ति की बात करें तो एक शक्ति था शाह आलम द्वितीय, सेकेंड था शुजाउद्दौला और थर्ड था मीर कासिम। ये तीनों मिल करके एक साथ अंग्रेज से क्या किए थे, लोहा लिए थे, या इनके मध्य युद्ध भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है और भारतीय जो शक्ति तीनों था बक्सर के युद्ध में हार जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि बक्सर का युद्ध निर्णायक क्यों था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि बक्सर का युद्ध निर्णायक इसलिए था कि इस युद्ध के कारण एक व्यापारी कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था। यानी यहाँ पे जो ये व्यापार करने वाली जो कंपनी थी, अब ये पूर्ण रूप से राजनीति को अपने हाथ में ले लिया या शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था। तो इस तरीके से ये जो युद्ध था वो निर्णायक रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अंग्रेजों ने 1763 में किस शासक को हराया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। तो ध्यान रखना, मीर कासिम को हरा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने किस विदेशी शक्ति से सहायता ली थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांसीसी तथा तुर्की से विदेशी शक्ति के रूप में वो क्या किया था, सहायता लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहता है कि मराठा क्षेत्र जीतने में कंपनी को आसानी क्यों हुआ। तो देखिए, मराठा का जो क्षेत्र था उसको जीतने में कंपनी को आसानी इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी मराठाओं के सरदार थे उन सभी में आपस मतभेद हो गया था और मतभेद हो जाने के कारण वो एक दूसरे की हत्या कर रहे थे। जिनमें अगर हम बात करें तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या करवा दी थी। तो इन चीज़ों में आपस में सभी में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और इसका फायदा अंग्रेज उठाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि मराठा सरदारों में या मराठा सरदारों के आपस में मतभेद के कारण मराठा क्षेत्र जीतने में कंपनी को आसानी हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि बेसिन की संधि जो 1802 में हुआ था वो उससे कंपनी को क्या लाभ हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि इस 1802 की संधि में पेशवा की जो आंतरिक और बाहरी नीति थी उस पर नियंत्रण हो गया। यानी पेशवा की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर अब कंपनी का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया। कंपनी जो चाहेगा वही करेगा, अन्यथा पेशवा कोई अधिकार नहीं था। तो इन चीजों को आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1803 में कौन संधि हुई थी।
1803 में कौन संधि हुई थी? तो आपको बता दें कि 1803 में दो संधि हुई थी। एक तो आपका सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी और सेकंड में देव गांव की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहता है कंपनी ने 19वीं सदी में किस नीति का पालन किया था? तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का जो नीति था या नियम था वो था फुट डालो और शासन करो। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि फुट डालो और संघर्ष करो की नीति था। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहता है रंजीत सिंह कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि रंजीत सिंह पंजाब का शासक था। और ये पंजाब मतलब पंजाब का शासक होने के कारण ये पंजाब पर अंग्रेजों को जल्दी आने में रोड़ा के रूप में ये अटक गया था या रोड़ा के रूप में ये साबित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहता है कि युद्ध के अतिरिक्त कंपनी ने किस प्रकार भारत में अपना विस्तार किया? युद्ध के अतिरिक्त यानी युद्ध तो किया ही किया और उसके बाद और क्या क्या चीज किया जिससे कंपनी का विस्तार भारत में बढ़ गया था या भारत में विस्तार हुआ था? तो उत्तर में हमने लिखा है कि कंपनी ने भारत में विस्तार युद्ध तथा सैन्य बल के अतिरिक्त सहायक संधि तथा विलय नीति के रूप में किया या विलय नीति से किया था। ठीक है, इस तरीके से वो विस्तार किया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कहता है कि सहायक संधि का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको ये भी बताना होगा कि इस व्यवस्था को कब से कब लागू किया गया था। तो इसे जो लागू किया गया था बच्चों वो 1798 से 1805 के मध्य क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कहता है कि सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो सहायक संधि से कंपनी को लाभ ये हुआ कि उसे सेना रखने का जो खर्च था उसे नहीं देना था। ठीक है, सेना का जो खर्च था उसका भरपाई भारतीय शासक करेंगे और साथ ही भारतीय राज्यों पर उनका नियंत्रण कायम हो गया था। तो कंपनी को ये दो चीजें यहाँ पे लाभ होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी का जो विलय का नीति था उसमें यह था कि भारतीय नरेश अपने उत्तराधिकारी के अभाव में जो भी गोद लेंगे वो कंपनी के अनुमति से ही उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठेगा, अन्यथा वो जो उत्तराधिकारी रहेगा वो कंपनी के गद्दी पर नहीं बैठेगा। और ऐसा जो कहा गया था वो विलय नीति में डलहौजी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, जिसमें कहता है कि अवध को किस आरोप पर कंपनी में मिलाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुशासन का आरोप। कुशासन का मतलब होता है अच्छे तरीके से शासन न करने के कारण। आज का अगला क्वेश्चन आता है 31, जिसमें कहता है कि बंबई प्रेसिडेंसी क्या थी? तो आप सभी को बता दें कि प्रेसिडेंसी उस टाइम 3 हुआ करती थी, जिनमें मद्रास, बंबई और बंगाल था। ठीक है, तो उसमें एक का नाम यहाँ पे आया बंबई प्रेसिडेंसी। तो बंबई प्रेसिडेंसी एक प्रकार का प्रशासन का केंद्र हुआ करता था उस टाइम में, और आपको ये तीनों याद रहना चाहिए। एक तो आपका बंबई हो गया, सेकंड जो आपका यहाँ पे हुआ मद्रास हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं मद्रास हुआ, और जो अगला हुआ यहाँ पे मद्रास के बाद वो बंबई तो हो गया ही, उसके बाद बंगाल हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है 32, जिसमें कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के न्यायिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, ये 1773 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1773 में किया गया था। और इस एक्ट के तहत भारत के कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और उसके साथ साथ सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी उस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन 33, जिसमें कहता है कि कंपनी के सैनिक सुधार में क्या त्रुटि थी? तो देखिए, कंपनी का जो सैनिक सुधार में त्रुटि यह था कि वो जाति और समुदाय के जो भावना थे उसको वो नजरअंदाज करते थे, उसकी वो देखरेख नहीं करते थे या उनकी वो सुरक्षा नहीं करते थे।
तो इस कारण से सैनिक में मतभेद बढ़ जाता है और आगे चल करके 1857 का विद्रोह होता है, जो हम लोग लघु तरीय क्वेश्चन और दीर्घ तरीय में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।